Hello everyone, welcome to our YouTube channel True Education for You, the best platform for learners. Please subscribe our YouTube channel and press the bell icon to get regular updates for more videos. तो दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो या पिछले लेक्चर में बात की थी कि हम आज का अपना टॉपिक में पोषण स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे बायोलॉजी में और जैव प्रक्रम के चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण योगदान रखता है। आप लोगों ने अगर अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो कृपया जाइए और पिछली वीडियो को देख लीजिए, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि जैव प्रक्रम में पोषण किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, किस प्रकार से महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। तो दोस्तों, आइए हम देर न करते हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है पोषण, इंग्लिश में उसको बोलेंगे न्यूट्रिशन। हमारा टॉपिक है आज का पोषण, इंग्लिश में न्यूट्रिशन। तो दोस्तों, हम पहले जानेंगे कि पोषण होता क्या है, तो हम इसको परिभाषित करेंगे। ठीक है, पोषण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जीव वृद्धि एवं अन्य कार्यों के लिए ऊर्जा का आदान प्रदान करता है या ऊर्जा की प्राप्ति करता है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, या मतलब वह प्रोसेस क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है। जिस प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, जिससे प्रोसेस के थ्रू ऊर्जा का मतलब ऊर्जा को ग्रहण करती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन। इसकी डेफिनेशन क्या आ गई एक वर्ड में, जैसा कि हम पढ़ते आए हैं, ऊर्जा का प्रदान। तो दोस्तों, उससे पहले हम जानेंगे कि पोषण में ऊर्जा का प्रदान कैसे हुआ, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। दोस्तों, जैसे कि हमने अभी देखा है कि हमारी बॉडी भी दो टाइप के कंपाउंड से मिलकर के बनी होती है, एक ऑर्गेनिक एंड दूसरा इनऑर्गेनिक। कौन कौन से? कार्बनिक और दूसरा अकार्बनिक। इसको बोलेंगे ऑर्गेनिक, इसको इनऑर्गेनिक। हमारे दो कंपाउंड हो गए। तो दोस्तों, इस दो शब्दों से मिलकर के हमारे एक और डेफिनेशन निकल के आती है, या एक और जो है वर्ड निकल के आता है कि सभी जीवधारियों में या सभी जीवधारियों का जो शरीर होता है वो इन दो प्रकार के यौगिकों या कंपाउंड से मिलकर के बना होता है, कार्बनिक एंड अकार्बनिक। तो सभी जीवधारियों में अपने जीवन चक्र को पूर्ण करने के लिए, सभी जीवधारियों में अपने लाइफ साइकिल या जीवन को पूरा करने के लिए दो टाइप्स के कंपाउंड की आवश्यकता पड़ती है, वो कार्बनिक एंड अकार्बनिक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कार्बनिक एवं अकार्बनिक होते हैं। तो दोस्तों, अब पोषण में हम ऊर्जा का प्रदान कैसे करते हैं? वो करते हैं हम पोषक तत्वों के द्वारा। और पोषक तत्व आते कहाँ से हैं? वो आते हैं हमारे किससे? वो आते हैं भोजन से। किससे? भोजन से। हमने भोजन खाया, उससे हमें क्या मिले? पोषक तत्व। और जो प्रोसेस हुई उसको क्या बोले? पोषण। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा एक और शब्द निकल के आया, कौन सा? पोषक तत्व। तो इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे? तो इसको हम परिभाषित करेंगे कि भोजन में पाए जाने वाले वे सभी रासायनिक पदार्थ, भोजन में पाए जाने वाले वे सभी रासायनिक पदार्थ जिनकी आवश्यकता या जिनकी उचित मात्रा प्राप्त ना होने पर शरीर की क्रियाएं अव्यवस्थित हो जाती हैं। ठीक है, या बॉडी को हेल्दी रखने में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो इससे हमारी क्या निकल के आए? वे रासायनिक पदार्थ जिनको ग्रहण ना करने पर शरीर अस्वस्थ हो जाता है, या इनकी प्रेजेंसी बॉडी को हेल्दी बनाए रखती है। क्या रखती है? स्वस्थ बनाए रखती है। क्या हुआ? ये बना रखती है स्वस्थ। चलिए दोस्तों, अब
हमने पोषक तत्व पढ़े, पोषण पढ़ा, पोषक तत्व पढ़े, और ये पता चला कि इसके द्वारा ही हमारी बॉडी क्या रहती है, स्वस्थ रहती है। तो अब इसके बाद जानेंगे कि पोषक तत्व हमने जान लिया होते क्या, और उसके अब प्रकार जानेंगे कि पोषक तत्व होते कितने प्रकार के हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में बात करी थी, अगर आप लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमने अपने पिछले लेक्चर में बात करी थी कि हम पोषण पढ़ेंगे यहाँ पे, तो अब यहाँ पे हमने पोषण पढ़ लिया है। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार, अगर आप लोग टेंशन मत लीजिए, अगर आप लोग पेन कॉपी लेकर नहीं बैठे हुए हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पर दे दिए जाएंगे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। एंड इसके हम अपने टाइप्स देखेंगे। तो दोस्तों, इसके टाइप्स होते कितने हैं? इसके टाइप्स होते हैं 6। पोषक तत्व 6 प्रकार के होते हैं। पोषक तत्व 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो हम आपको बता देते हैं। पहला कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। दूसरा वसा, इंग्लिश में बोलेंगे फैट। कार्बोहाइड्रेट को इंग्लिश में कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। थर्ड कौन सा है? प्रोटीन्स, इंग्लिश में इसको भी प्रोटीन्स ही बोलती है। क्या बोलते हैं? प्रोटीन्स। एंड फूड कौन सा है आपका? कौन सा है? विटामिन या विटामिन्स। चौथा पोषक तत्व हमारा विटामिन्स। एंड पांचवा खनिज लवण। कौन सा? खनिज लवण, ठीक है, या मिनरल सॉल्ट्स। एंड छठवां है अपना कौन सा? जल या वाटर। दोस्तों, हमने देखा कि पोषण है क्या। पोषण की मतलब ऊर्जा का प्रदान में हेल्प करता है, या इसकी एक प्रोसेस है। एंड उसमें होते हैं पोषक तत्व। पोषक तत्व वो होते हैं जो शरीर को स्वस्थ रखने में हेल्प करते हैं, या रासायनिक पदार्थ होते हैं जो बॉडी को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। अगर ये ना मिले तो हमारी बॉडी में डिसबैलेंस हो जाएगा, मेंटेन नहीं रहेगी। एंड इसके टाइप्स देखिए कौन कौन से हैं। 6 टाइप्स हैं: कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, खनिज लवण एंड वाटर। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे हम जानेंगे कि इनको थोड़ा ब्रीफली जान लेंगे, डिस्क्राइब करेंगे इसको थोड़ा सा कि ये होते क्या है, या इनमें थोड़ा सा टाइप कौन से हैं। चलिए आप अपना पहला उठाते हैं, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट तो दोस्तों कि हम जैसे तो पहला कौन सा हमारा? कार्बोहाइड्रेट। तो जैसे कि हम जानते हैं कि इसको हमने पहले नंबर पे क्यों लिया है। वो एक फूड पिरामिड होता है, जिस बेस पर होता है कि वो कुछ इस फूड पिरामिड आप लोगों ने नहीं देखा हो तो हम बता देते हैं, उस टाइप का होता है। कार्बोहाइड्रेट उसके सबसे बेस में होता है, क्योंकि हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट या ज़रूरत होती है, इसलिए उसको बेस में रखा गया है। इसको हम एक बड़ी मात्रा में ग्रहण करते हैं। एंड उसके बाद हमारे फैट हो जाते हैं, उसके बाद वाइटमिन्स हो जाते हैं, उसके बाद फैट, उसके बाद वाइटमिन्स, उसके बाद मिनरल्स, वाटर वगैरह वगैरह, ऐसे मतलब इस क्रम में चलते रहते हैं। इसलिए हमने इसको पहले नंबर पर लिया है, क्योंकि उसको बेस में रखा गया है। अब बात करते हैं अपने कार्बोहाइड्रेट की। तो कार्बोहाइड्रेट एक ऐसे कंपाउंड होते हैं जो बॉडी को तुरंत के तुरंत यानी इमीडिएटली बहुत ही जल्दी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो कौन से हो गए? उसका सबसे पहला काम क्या हुआ? ऊर्जा प्रदान करना। क्या? ऊर्जा प्रदान करना। एंड अब ये 2 टाइप्स के भी होते हैं। कौन कौन से टाइप्स के? यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। सरल कार्बोहाइड्रेट, कौन सा? सरल कार्बोहाइड्रेट। एंड दूसरा जटिल कार्बोहाइड्रेट। कौन सा? जटिल कार्बोहाइड्रेट। अब सिंपल कार्बोहाइड्रेट में हम आपको बताते हैं कि इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं बहुत ही इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ही सिंपलर फॉर्म में या साधारण रूप में पाए जाते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज,
गैलेक्टोज है। तो ये हमारे बहुत ही सिंपल शुगर हो गए। कौन कौन से हमने आपको बताया अभी, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। ठीक है, ये हमारे बहुत ही सिंपल फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट हो गए। यहाँ पे ग्लूकोज नॉर्मली मिल जाता है, फ्रक्टोज जो आपको फ्रूट्स में मिलेगा, गैलेक्टोज ये आपकी मिल्क शुगर हो गई, या इसको इसका दूसरा फॉर्म होगा, ये कंबाइन करके ग्लूकोज के साथ लैक्टोज के फॉर्म में आपको मिल्क में या दूध में मिलता है। एंड ये आपके सिंपल कार्बोहाइड्रेट हो गए। अब आपके आते हैं जटिल कार्बोहाइड्रेट पे। जटिल कार्बोहाइड्रेट वे कार्बोहाइड्रेट जो दो या दो से अधिक सरल कार्बोहाइड्रेट से मिलकर के बने होते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि जटिल कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से हैं, जैसे कि आपका स्टार्च, ये एक ऐसा कंपाउंड है जो कि कई सारे, थोड़े बहुत नहीं, 5-10 बहुत सारे सरल कार्बोहाइड्रेट से मिलकर के बना होता है। हाँ, उसमें वो बात अलग हो जाती है कि उसके में कौन कौन से कंपाउंड मिले हुए हैं। यहाँ पे ये मतलब इसको इंग्लिश में बोलें तो पॉलीसैकेराइड। ठीक है, यहाँ पे कितने हो गए, बहुत सारे, बहुलक, या इसमें बोल सकते हैं बहुत सारे मॉलिक्यूल्स। लीजिए, हो गए बहुत सारे, जब जाकर के ये मेरा जटिल कार्बोहाइड्रेट। एंड दोस्तों आप लोगों को बता दें कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो मोस्टली कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर के एक एप्रीशिएट या मतलब कि एक प्रोपोर्शन में मिलकर के बनी होती है। हमने कौन कौन से बोले, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये इन तीनों से मिलकर के बना होता है कार्बोहाइड्रेट। एंड अब अगर आप लोगों ने हमारा पिछला लेक्चर देखा होगा तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि हमने उपचयी क्रियाओं में यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन किया था। किस फॉर्म में किया था, CnH2O का होल N, कुछ ये वाला कंपाउंड यहाँ पे हमने उपचयी क्रियाओं में बनाया था। तो दोस्तों अब यहाँ पे बता दें कि ये देखिए आप यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वो वही कार्बोहाइड्रेट है जो आपका वहाँ पे बना था। तो ये किस रेशियो में पाया जाता है, ये 1:2:1। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो यहाँ पे देखिए, 1 मतलब कार्बन 1 होगा, हाइड्रोजन 2 होंगे एंड ऑक्सीजन 1 होगा। देखो यहाँ पे एंड यहाँ पे हाइड्रोजन में 2 लगा है, ऑक्सीजन में वापस N है, यहाँ पे N बराबर हम 1 मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसका 2 हो गया। ठीक है, तो ये 3 कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर के बना होता है। तो दोस्तों अब हम अपने अगले पार्ट में जाते हैं। दूसरा कौन सा है हमारा, वसा या फैट। दोस्तों ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है हमारे फूड का, जिससे कि यह कार्बोहाइड्रेट से कहीं ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। आप कार्बोहाइड्रेट को अगर आप 1 ग्राम लेते हैं, कितना लेते हैं, 1 ग्राम, तो ये आपको कितनी एनर्जी प्रोवाइड करेगा, 4.2 किलो कैलोरी। लेकिन अगर आप फैट की बात करें तो इसके 1 ग्राम में आपको 9.2 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी, जस्ट इसका डबल। कितना, जस्ट कार्बोहाइड्रेट का डबल, यहाँ पे आपको इसको डबल एनर्जी प्रोवाइड मिलेगी। एंड ये आपका एक तेल के जैसा तेलयुक्त पदार्थ होता है या तेलयुक्त कंपाउंड होता है। जैसे कि आपने देखा होगा आपके घर में घी है, तेल है, तो ये वही वाला फैट है। ठीक है, यहाँ पे लेकिन इसमें थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आती है कि यह भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। लेकिन वो प्रॉब्लम ये है कि इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है वो कम होती है, यानी कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो होगा लेकिन ऑक्सीजन थोड़ा कम मात्रा में होगा, कम ऑक्सीजन। ठीक है, कम ऑक्सीजन कंपाउंड इसमें प्रेजेंट होगा। एंड आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप लोग ज़्यादा फैट खाते हैं तो जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जब अपने फूड के जो कंपाउंड्स हैं ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं, फिर उसका सर्कुलेशन होता है, तो ब्लड वेसल्स जो होती हैं उसमें उसकी जो वॉल्स होती हैं उस पर फैट जो होता है वो डिपॉजिट हो जाता है या उसमें जमा हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोग ज़्यादा फैट खाते हैं वो लोग थोड़े मोटे टाइप के हो जाते हैं अगर आप थोड़ा वर्कआउट नहीं करें तो। एंड उसके बाद उनको ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम हो जाती है। वो इसलिए होती है क्योंकि ये ब्लड वेसल्स में जा करके जम जाता है, वहाँ पे स्टोर हो जाता है।
तो अब हम अगले अपने उस पर बात करेंगे। आप हमारा अगला है प्रोटीन, या हाँ प्रोटीन ही है। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे हमने पोषण पढ़ा एंड पोषक पदार्थ पढ़े, और उस पोषण पदार्थ के टाइप्स देखे कौन कौन से होते हैं, एंड उसको हमने अपने ब्रीफली डिस्क्राइब भी किया। तो हमारा थर्ड अपना कौन सा आया, प्रोटीन। प्रोटीन दोस्तों, जैसा कि अभी हमने अपनी जस्ट टॉपिक्स में पढ़ा कि ये सबसे पहले एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों ये भी एनर्जी प्रोवाइड करता है, ऐसा नहीं है कि प्रोटीन है तो एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगा, लेकिन ये फैट के मुकाबले में आधी यानी कि कार्बोहाइड्रेट के बराबर, लाइक दैट कार्बोहाइड्रेट के बराबर एनर्जी प्रोवाइड करेगा। एंड तो इसमें क्या आएगा, 1 ग्राम में 4.2 किलो कैलोरी, ये 1 ग्राम में प्रोवाइड करेगा एनर्जी, ठीक है। एंड इसका प्रोटीन्स का सबसे बड़ा मेन रोल क्या होता है, ये बॉडी में स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, यानी कि शरीर को आकार देता है, शरीर की वृद्धि में हेल्प करता है, शरीर की वृद्धि में हेल्प करता है। दूसरा, आकार देता है शरीर को। अब इसके हम कंपाउंड्स या ये किससे मिलकर के बना होगा हम उस पर बात करते हैं। तो ये नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, कार्बन तथा हाइड्रोजन, इन 5 कंपाउंड से मिलकर के बना होता है। ये बॉन्ड, सल्फर जो होता है वो बॉन्डिंग के फॉर्म में होता है, नाइट्रोजन इसमें प्रेजेंट होता ही होता है, ये अमीनो एसिड्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एंड कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तो आपने देखा ही है कि ये इंपॉर्टेंट है, चले ही आ रहे हैं। तो इसका मेन रोल क्या होगा, ये हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, एंड दूसरा कौन सा है, वृद्धि, इसकी एक ग्रोथ में हेल्प करेगा, ठीक है। एंड इसके बाद हम अपना अगला टॉपिक उठाएंगे, वो है कौन सा, विटामिन्स। ठीक है, तो हमने अपना कौन सा उठाया, विटामिन्स। बस यहाँ पर एक थोड़ी सी ये विटामिन्स में एक प्रॉब्लम आएगी आपको, कि वो प्रॉब्लम है क्या, हम बता दे रहे। विटामिन्स आपको एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे, क्या करेंगे, ऊर्जा नहीं देंगे, ये ऊर्जा नहीं देंगे। तो फिर कहेंगे आपका इम्पोर्टेंट क्या है, तो वो इम्पोर्टेंट ये है कि ये हमारे बॉडी में जो भी बीमारियां या डिसीज़ होती हैं उनसे लड़ने में सहायक होती हैं, एंड जो हमारी उपापचयी प्रक्रियाएं हैं उनमें हेल्प करती हैं। मेटाबॉलिक प्रोसेस जो हमने पढ़ा था उनमें ये हेल्प करती हैं। किसमें हेल्प करती हैं, उपापचयी क्रियाओं में, ठीक है, उपापचयी क्रियाओं में ये हेल्प करती हैं विटामिन्स। एंड विटामिन्स और क्या करते हैं, एक और भी काम करते हैं, जैसे कि आपके प्रतिरोधक क्षमता है उनको भी बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, प्रतिरोधक, इम्यून पावर, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी हेल्प करते हैं। एंड अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, ये उनके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो आपको बता दें विटामिन्स 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं आपके जल में घुलनशील, एक होते हैं वसा में घुलनशील, यानी कि वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल, यहाँ पे लिख देते हैं। कौन कौन से, जल में घुलनशील एंड वसा यानी फैट में सॉल्युबल, कौन से, फैट में घुलनशील। तो जल में घुलनशील कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं बता दें। देखिए आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जल कितना लिक्विडली होता है, बिल्कुल एकदम, अगर आप उसको किसी भी सांचे में डालना चाहें तो वो किसी भी सांचे में ढल सकता है। तो जल के जैसे कौन से पदार्थ होंगे, जैसे विटामिन सी, आपका खट्टे पदार्थ होते हैं या खट्टे फ्रूट्स होते हैं उनमें पाया जाता है। कौन कौन से, जैसे कि आपने देखा कौन सा, विटामिन सी, जैसे कि आपका नींबू है, संतरा है, इसमें विटामिन सी पाया जाता है। और आपका कौन सा विटामिन है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिसके कई सारे प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे आपका कौन सा आ गया, विटामिन बी। ये कुछ वाटर के मतलब या जल के जैसे होते हैं। तो यहाँ पे आपके 2 विटामिन हो गए, विटामिन सी एंड विटामिन बी। एंड आपके यहाँ पे
फैट सॉल्युबल या वसा घुलनशील विटामिन बचे हुए हैं, तो वो आपके कौन कौन से हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। कौन कौन से? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। तो यहाँ पे आपके दो टाइप से हुए, वाटर में सॉल्युबल एंड फैट में सॉल्युबल, या जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील, बी एंड सी एंड ए डी ई के। चलिए, तो हम अपना अगला टॉपिक उठाते हैं। अगला हमारा क्या पांचवा पार्ट है? खनिज लवण, एंड उसके बाद लास्ट है। चलिए, हम इसको क्यों ना इसको हम दोनों को कंबाइन करके पढ़ लेते हैं। कैसे पढ़ लेते हैं? कंबाइन करके। हमारा अगला जो पांचवा टॉपिक है, मतलब या पांचवा पार्ट है, वो है कौन सा? खनिज लवण का। अगला हमारा कौन सा है? खनिज लवण। मिनरल सॉल्ट्स। एंड इसके साथ ही हम कौन सा ले लेते हैं? अपना छठवां, वाटर या जल। तो हम अपना पहला मिनरल पढ़ेंगे। मिनरल्स आप लोगों को बता दें दोस्तों, जैसे कि आपने अभी पढ़ा कि पोषण होता है, क्या पोषक पदार्थ कौन कौन से, तो जैसे बिल्कुल ऐसे ही भोजन में आपने पोषक पदार्थ हुए जो आपके बॉडी ने एब्जॉर्ब किए, हमने, यानी कि उसको अवशोषित किए बॉडी ने। वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक पदार्थ होते हैं, उनको जैसे ही अवशोषित किए तो वहाँ पर अवशोषण होती है, और सेल की जो लेयर होती है, यहाँ पे आपकी कोशिका, इंटेस्टाइन या बड़े आंत की जो लेयर, ये आपने देखा बड़े आंत की ये परत हो गई। क्या हो गई? परत। यहाँ पे आपके पोषक पदार्थ, मान लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे आपकी ये मॉलिक्यूल्स रहे, ये आपके लेयर में यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंस होंगे, यानी कि ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे इनके इस साइड जाने में हेल्प करेंगे, अगर न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे वर्क नहीं करेंगे तो आपके जो पोषक पदार्थ होंगे वो कोशिका के अंदर नहीं जाएंगे, और आपके वो ब्लड में मिक्स नहीं होंगे और सर्कुलेट भी नहीं हो पाएंगे फिर, जिससे कि आपको एनर्जी ड्राइव यानी एनर्जी प्राप्त नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपना इनका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम हुआ वो कौन सा हुआ? कि परिवहन में सहायक। क्या हुआ? परिवहन में सहायक। अगर आपके बॉडी में मिनरल सॉल्ट्स कम हो जाती हैं तो आप लोगों ने देखा कि आपको कई सारी बीमारी होती हैं, जैसे कि उल्टी हो गई एंड वॉमिटिंग, उल्टी, एंड उसके बाद आप लोगों ने देखा आप लोगों को चक्कर भी आने लगते हैं, तो कुछ उसी टाइप का हो गया। ठीक है, तो ये उसके वो वाले हो गए। एंड आपका जो वाटर होता है, वाटर कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, जैसा कि हमने अपने विटामिन से लेकर के चले आ रहे हैं, यहाँ पे ये भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे खनिज लवण ये भी आपको एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगा, जैसे उसी प्रकार वाटर भी आपको एनर्जी, या जल जो भी है आपको एनर्जी देगा नहीं देगा। ठीक है, ये सिर्फ आपकी उपापचयी क्रियाएं, जो ये सारी प्रोसेस हो रही है ना, इन प्रोसेस को करने में आगे मदद करेगा, यानी कि उपापचयी क्रियाओं में मदद करेगा। क्या करेगा? उपापचयी क्रियाओं में मदद करेगा। तो दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ा कि पोषण है क्या, पोषक तत्व कौन कौन से हैं, उसके प्रकार कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स एंड खनिज लवण एंड उसका वाटर। तो हमने देखा कि किस प्रकार से ये लोग वर्क करते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो दोस्तों, अभी हमने पढ़ा कि पोषण क्या है, उसके पोषक तत्व क्या है, उसके प्रकार क्या हैं, उनके प्रकारों को ब्रीफली या थोड़ा सा डिस्क्राइब में पढ़ा। अब हम जानेंगे कि इसकी हमें ज़रूरत क्या पड़ी, पोषक तत्वों की ज़रूरत क्या पड़ी, या पोषण की ज़रूरत क्या पड़ी। क्या? पोषण की ज़रूरत या नीड ऑफ न्यूट्रिशन। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अपना पहला पॉइंट रखेंगे, कौन सा? ऊर्जा की पूर्ति। कौन सी? ऊर्जा की पूर्ति। ऊर्जा की पूर्ति। इस पॉइंट से आप लोग समझ रहे होंगे कि
अगर आपने पोषण लिया है या पोषक तत्व जो लिए हैं उससे हमें ऊर्जा की पूर्ति होगी, या हमें अपने डेली रूटीन में जो काम करना है उसके लिए हमें ऊर्जा अपने पोषक पदार्थों से या पोषण से ही प्राप्त होगी और उपापचय क्रियाओं के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी ऊर्जा की प्राप्ति हुई। एंड इसको हम अपने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। कौन सा? जैसे कि आप लोग जिम में गए वर्कआउट करने के लिए, ठीक है, या जिम में गए, ठीक है, तो उसके बाद आप लोगों ने देखा कि अगर आप लोगों को काम करना है वहाँ पे, तो सबसे पहले आपको किसकी ज़रूरत होगी? ऊर्जा की ज़रूरत होगी। अगर आपके पास पोषण आपने लिया है या पोषक तत्व आपने लिए या आपने भोजन किया है, मेनली भोजन देते हैं, तो आपको ऊर्जा की, आपके पास मतलब काफ़ी सारी एनर्जी होगी। उसके बाद क्या होगा? आपके पास एनर्जी है, आप अगर वर्कआउट करेंगे तो क्या होगा? वृद्धि शरीर में क्या होगा? शरीर की वृद्धि, आपकी मसल्स वगैरह डेवलप हो गई, मसल्स वगैरह में ग्रोथ होगी या बॉडी में ग्रोथ होगी। आपकी 2 पॉइंट्स यहाँ पे हो चुके हैं। थर्ड आपका क्या हुआ? थर्ड यहाँ पे आपने वर्कआउट किया है, तो उसके बाद अगर आपको गलती से भी अगर आपको चोट लग गई या कोई मतलब कि आपको कैसे भी मतलब करके चोट लग गई, ठीक है, तो क्या होगा? शरीर की जो टूट फूट होगी, शरीर की जो टूट फूट होगी, तो उसकी मरम्मत, क्या? मरम्मत, रिपेयरमेंट, ठीक है, उसकी मरम्मत में भी ये हेल्प करेगी। एंड अब अगला चौथा हमारा है प्रतिरोधक क्षमता। कौन सा? प्रतिरोधक क्षमता। प्रतिरोधक क्षमता को हम ऐसे देख सकते हैं कि आप जैसे जिम के बाहर आए, इस कोरोना की महामारी में देख रहे हैं आप लोग, अगर आपके इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, इम्यूनिटी आपकी स्ट्रेंथ मतलब अच्छी होगी, तो आपको वो इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा, आपके ऊपर असर नहीं कर पाएगा। तो आपको ये प्रतिरोधक क्षमता जो भी है वो भी आपको न्यूट्रिशन के थ्रू ही मिलने वाली है। एंड आपका थर्ड लास्ट कौन? अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन। कौन सा? वेस्ट मटेरियल का रिमूवल। दोस्तों अगर आप लोगों ने नोट नहीं किया है तो कोई डरने वाली बात नहीं है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई टेलीग्राम की, आप वहाँ से उसको ज्वाइन कीजिए, आपको नोट्स आपको लेक्चर के बाद वहाँ से मिल जाएंगे। तो हमारा टॉपिक मतलब अगला पॉइंट क्या रहा? अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन। अब आप ये देखेंगे कि एक कैसे हुआ, तो आप लोगों ने अभी हमने आपको बताया था कि हम आप इसके में रेस्पिरेशन भी पढ़ेंगे, तो देखिए आपने देखा कि आपने अपनी बॉडी में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करी एंड बॉडी के मतलब जो बॉडी ने फूड जो लिया है या भोजन ग्रहण किया है उसको पाचन के बाद जो उसमें निकलने वाली गैसें हुई हैं, जैसे कि आपके सबसे मेनली गैस है कौन सी? CO2, तो आपने उसको रिमूव किया, तो इसी प्रकार से अपशिष्ट पदार्थों का भी रिमूवल होगा या अपशिष्ट पदार्थों का भी हम मतलब त्याग करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमने अपने 5 पॉइंट अच्छे से समझे। सबसे पहले हमारा पोषण की रिक्वायरमेंट रही ऊर्जा की पूर्ति, दूसरा रहा शरीर की वृद्धि, तीसरा रहा शरीर की टूट फूट में हेल्प, एंड थर्ड रहा प्रतिरोधक क्षमता, एंड लास्ट रहा अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो लाइक कीजिए। एंड अब हम अपने अगले टॉपिक में बात करेंगे कि पोषण के प्रकार क्या क्या हैं, और मतलब कितने टाइप के पोषण होते हैं, उसके कौन से जीव है किस टाइप का पोषण करते हैं, तो हम अपने लेक्चर में इसके आगे ही कंटिन्यू करेंगे। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आप हमें चाहें तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी, व्हाट्सएप, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हम फेसबुक पर भी है, इंस्टाग्राम पर भी, और हाँ टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको वहाँ से नोट्स आपको प्रॉपर हर लेक्चर के बाद प्राप्त हो सकें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।